नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस समय मैं हूँ और लखनऊ में ही हूँ और लखनऊ से लेकर के कुछ इंडिया गठबंधन की बहुत ज़रूरी बातें आज के वीडियो में आपसे साझा करना है। इंडिया गठबंधन को लेकर के या आने वाले वक़्त में चुनाव के सामने राम मंदिर का उद्घाटन हो, इन सब को लेकर के उत्तर प्रदेश इस समय पूरी सियासत का एक केंद्रीय राज्य बन चुका है। बीजेपी का आरएसएस का सबसे जो केंद्रीय एजेंडा है वो राम मंदिर का एजेंडा इस समय बना हुआ है। पूरी बीजेपी इस कोशिश में है कि पूरा चुनाव राम मंदिर केंद्रित ही हो जाए। पूरी ताकत उन्होंने उसमें लगा रखी है। सारे मीडिया हाउसेस रोज लाइव टेलीकास्ट, घंटों के कार्यक्रम इसी पर हो रहे हैं। अखबारों के विज्ञापन भरे पड़े हैं, खबरें भरी पड़ी हैं कि अब अयोध्या में ये हो रहा है, अयोध्या में यहाँ से गांव से अक्षत आ रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। यानी पूरी तरह से एक सियासी बिसात बिछ चुकी है और उत्तर प्रदेश में उसको लेकर के पूरी रणनीति काम कर रही है। लेकिन मैं आज इंडिया गठबंधन की अयोध्या और राम को लेकर के जो राजनीति बीजेपी की है उसके सामने क्या रणनीति है, आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात जो इधर बीच निकल कर सामने आ रही है वो ये बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है कि वो राम मंदिर के इस पूरे इवेंट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि यह एक पॉलिटिकल इवेंट है, ये एक राजनीतिक इवेंट है और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, इसमें धर्म का सियासी फायदा उठाया जा रहा है, ये एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, एक राजनीतिक कार्यक्रम बन चुका है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि कौन निमंत्रण दे रहा है भाई, किसको दे रहे हैं, निमंत्रण देने वाला कौन है, और बीजेपी अगर कोई ये कार्यक्रम कर रही है तो इसका फिर क्या मतलब। और इसको लेकर के ये समझ में आ रहा है कि विपक्षी दलों ने एक बात तो बहुत स्पष्ट समझ ली है कि अगर ये पूरा इवेंट भगवान राम के लिए होता तो चार चार शंकराचार्य इस पूरे इवेंट के खिलाफ नहीं होते, ये चार चार शंकराचार्य ये आरोप नहीं लगा रहे होते कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही है और बीजेपी के लिए ये पूरा मामला एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अधूरे मंदिर का निर्माण उद्घाटन किया जा रहा है, उसमें बिना पत्नी की पूजा, बहुत सारी चीजें सवाल उठाए जा रहे हैं जो धर्म के लोग उठा रहे हैं, राजनीति के लोग नहीं उठा रहे। लेकिन बड़ी ही चालाकी से मीडिया इन सवालों को नहीं दिखा रहा है और बीजेपी इसका कोई जवाब नहीं दे रही, क्योंकि उसको लगता है कि आम जनता को तो एकदम हमने राम में बना दिया है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, पूरा एकदम रील्स पे रील्स बन रही हैं उत्तेजना में और धार्मिक भावना के ओत प्रोत में। तर्क की जगह कहाँ है, संवाद की जगह कहाँ है, इसलिए इस पर न बहस हो रही है टीवी में न कुछ। विपक्षी दलों ने एक रणनीति बनाई है और वो रणनीति ये है कि हम धर्म पर सीधे हमला करने की बजाय इसके बीजेपी द्वारा की जा रही सियासत पर हम सवाल उठाते हुए इस पर चुनौती देंगे और हमारा ये पक्ष है कि हम धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं चाहते, सबका सम्मान करते हैं। इस रणनीति ने कम से कम राम मंदिर मुद्दे के सामने विपक्षी दलों की एक संतुलित सधी हुई रणनीतिक चाल के जरिए एक काट ढूंढने की कोशिश कर ली है। तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में जो दूसरी बातचीत है वो ये करनी है कि दूसरी चुनावी रणनीति क्या बन रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से ये रणनीति बनाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो, उत्तर प्रदेश में ताकत से लोग लड़ें, समझें, बुझें। इसके लिए आप 3-4 दिन पहले की खबर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा को लेकर तल्खी की खबरें मीडिया दिखाने लगा था। अखिलेश यादव जी ने एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से पूछते हुए उन्होंने कहा कि भाई बसपा आ जाएगी तो गारंटी कौन लेगा?
और इस बात से नाराज होकर बसपा प्रमुख आदरणीय मायावती जी ने बहुत सारे पुराने किस्से उभारे, तल्खी दिखाई और ऐसा लगा कि सपा और बसपा की राहें बिल्कुल जुदा हैं। दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों में खाइयाँ बन गई हैं, दोनों में मतभेद बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के भीतर से ये खबर है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं का रुझान बसपा की तरफ ज़्यादा है, वो सपा से सहज नहीं है। उसकी अलग-अलग वजहें हैं, बहुत सारी वजहें हैं। वो चाहते हैं कि सपा अकेले हो जाए तो सपा कमज़ोर हो जाएगी। बसपा के साथ मिलकर के दलित, मुस्लिम और थोड़े से अपर कास्ट वोटर ले लेंगे। आने वाले वक़्त में फिर यूपी में कांग्रेस मजबूत हो सकती है। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस के नेता और जो लोग पार्टी और संगठन के ऊपर संविधान बचाने के लिहाज से इस चुनाव को देख रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि सपा तो उनका सबसे प्रमुख सहयोगी दल है और ये बयान भी आ चुका है कई बार, वो बसपा को भी लाना चाहते हैं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अखिलेश यादव जी ने अपने नेताओं को एक हिदायत दी। जब उन्होंने कहा कि हम हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आदरणीय मायावती जी के खिलाफ या उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं होगी। हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनका उनके कद का, उनकी राजनीति का सम्मान करते हैं। राजनीतिक सवाल हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, वो एक अलग बात है। उसके बाद से गुंजाइश ये देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा को लेकर के एक इंडिया गठबंधन में जुड़ने के रास्ते भी खोजे जा रहे हैं। आज की तारीख में मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति के लिहाज से पूरा उत्तर प्रदेश एक केंद्रीय धुरी बन चुका है। उत्तर प्रदेश केंद्रीय मुद्दा है। उत्तर प्रदेश को लेकर के सारी रणनीति, सारी बिसात बिछाई गई है। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों यही है। नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र यही है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से बड़े-बड़े वे नेता भी चुनाव लड़ें, जिन्हीं में से कोई देश का प्रधानमंत्री का दावा कर सके और चुनाव अगर जीतते हैं तब उत्तर प्रदेश से ही कोई प्रधानमंत्री बने और उसमें गुंजाइशें तलाशी जा रही हैं और वो गुंजाइश खुद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दोनों नेता और उनके लिए कहा जा रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती जी हो, दोनों यहां से चुनाव लड़े। उसके बाद खुद नीतीश कुमार उनको लेकर के अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो नाराज हो जाएं, वो गठबंधन छोड़ दें और वो किनारे हो जाएं। लेकिन इंडिया गठबंधन भी इस बात की अहमियत को समझता है कि नीतीश कुमार का साथ रहना कितना जरूरी है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं कि भले ही आपसी मतभेद हों, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ रहने में ही राजनीतिक लाभ है, देश का लाभ है, पार्टी का लाभ है। और बीजेपी की तरफ अगर नीतीश कुमार जाते भी हैं तो उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बीजेपी जज्ब कर जाएगी, खत्म कर देगी। ये बात सब लोग समझते हैं। खुद कांग्रेस को भी धीरे-धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि नहीं भाई, 3 राज्यों का चुनाव हमने बड़ा हल्ला मचाया, शोर किया, अकेले दम पर नहीं जीता जा सकता। इस बात ने कांग्रेस को भी थोड़ा संतुलित, संयमित और कूटनीतिक बनाया है। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन की तरफ ही बने रहना जिसकी गुंजाइश ज्यादा है और इस सब के साथ नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश से ही अगर चुनावी रणभेरी बिगुल बजाते हुए नजर आ जाएं तो खुद अखिलेश जी, मायावती जी, नीतीश कुमार जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, ये सब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसी बातें धीरे-धीरे अब पब्लिक डोमेन में आने लगी हैं और अगर उत्तर प्रदेश, चूंकि पूरी राजनीति का केंद्रीय प्रदेश बन चुका है, राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एजेंडा बीजेपी का, आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र है, चुनावी राज्य है, बनारस है। और उसी उत्तर प्रदेश से आप कल्पना करिए कि पूरे इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख नेता, आप अगर थोड़ा-सा उसमें से गुंजाइश देखें तो दक्षिण भारत के स्टालिन, महाराष्ट्र के शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अगर इन लोगों को छोड़ दें, तो बाकी जो टॉप लीडरशिप बचती है,
उनमें से गुंजाइश बताई जा रही है कि उनमें से सारे के सारे लोग, सारे के सारे नेता उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में इस बात की तैयारी हो रही है। और कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ें, नीतीश कुमार पूरे उत्तर भारत में रैली करें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में करें, तो कम से कम 5% अति पिछड़ा वोट, कुर्मी वोट एक मुश्त बीजेपी से छिटक करके गठबंधन की तरफ आएगा। मायावती जी, मायावती जी को लेकर के सबसे बड़ी बाधा जो बन रही है वो दो बाधाएं बन रही हैं। मायावती जी की अपनी चूंकि राजनीतिक उनका एक राजनीतिक कद है, उनका एक मिजाज है राजनीतिक। वो जब शर्त होती है समझौता करने की, तो वो शर्तें मायावती जी के पक्ष में होती हैं, मायावती जी की शर्तें होती हैं। जैसे अमुक अमुक जीतने वाली सीटें हमारी होनी चाहिए, हमारी सीटें सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इन बातों से लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो सकता है कुछ असहजता वाली स्थिति हो, लेकिन मेरा मानना ये है और विश्लेषण ये कहता है कि इनके रास्ते न तलाश सके इंडिया गठबंधन के लोग, ऐसे भी कोई ये बड़े मुद्दे नहीं है। मायावती जी बड़ी नेता हैं और निश्चित रूप से उनका एक कद है। और हम जैसे लोग जो राजनीति को समझते हैं, जो समाज को देखते हैं, वो जानते हैं कि आप कुछ भी हो जाए, मायावती जी के खिलाफ कभी नहीं जा पाएंगे। उनके काम, उनका ओहदा, उनका व्यक्तित्व हमेशा एक सम्मान का व्यक्तित्व रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पार्टी अपनी रैलियों में संविधान को अपने कार्यकर्ताओं को दिल पर लगाकर ले जाते हुए देखती हो, जिसके नेता पार्टी ने मिशन की बात करते हैं, जो संविधान के लिए सबसे मजबूत लड़ाइयां लड़ने वाली पार्टी में से एक रही है, उस पार्टी के नेता इतने कठिन वक्त में, इतने बुरे वक्त में, इतने विपरीत परिस्थितियों में, जब देश के संविधान को बदलने की बात खुलेआम कही जा रही हो, जब देश के संविधान पर खतरा मंडरा रहा हो, जब देश का संविधान ही भीतर से खोखला किया जा रहा हो, ऐसे वक्त में बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता आदरणीय मायावती जी निश्चित रूप से संविधान विरोधियों के खिलाफ खड़ी होंगी और संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल होंगी। और बाकी शर्तें शीट शेयरिंग की हैं, बातचीत की हैं, उनको किया जा सकता है, उनके रास्ते निकाले जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती जी, खुद कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग अगर एकजुट होकर के उत्तर भारत में रैलियां करते हैं, 5 रैली साहब, 5 भाषण, 5 रैली में 5 भाषण और संविधान सामने खड़ा हो, मुझे लगता है कि इसके बाद पूरा का पूरा दृश्य बदल जाएगा। और ये वो रणनीति है जो बीजेपी की राम मंदिर केंद्रित पूरी रणनीति, पूरी व्यवस्था, पूरी योजना को एक सिरे से खारिज करके बीजेपी की चीजों को हाशिए पर ढकेल करके लोगों तक शायद ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी कि भाई देखिए, राम दिल में है, राम सबके हैं, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात, मगर साहब आप चुनाव जो जीते थे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष पर जीते थे, 15 लाख पर प्रति अकाउंट में आने पर जीते थे, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन लाने पर जीते थे, काला धन वापस लाने के लिए के वादे पर जीते थे, और अच्छे दिन बनाने पर और तमाम तरह के विकास के काम करने पर जीते थे। चलिए मंदिर मंदिर बन गया, हम सम्मान करते हैं उसका। 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना, रोजगार कितना दिया, शिक्षा कहाँ है, और महंगाई का क्या हुआ। अगर ये सारे नेता और खासकर उत्तर प्रदेश में 5 रैलियां, मैं कह रहा हूं केवल 5 रैली, और एक मंच ऐसा सजा है जिस पर एक तरफ से शुरू करिए मायावती जी, अखिलेश जी, नीतीश कुमार जी, खड़गे जी, कल्पना करिए वो दृश्य, सोचिए ना, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, देखिए अगर ओम प्रकाश राजभर भी पीछे से आएंगे, आ जाएंगे, कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल, वो उनका दल, महान दल के केशव देव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य,
आप एक अम्ब्रेला देखिए ना, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने का, संविधान को बचाने का एक अम्ब्रेला। और ये कोई एक ऐसा मंच नहीं होगा जो बीजेपी के राम मंदिर की लहर में या मोदी की लहर में ध्वस्त हो जाएगा। ये मंच ऐसा मंच होगा जो कम से कम जनता तक अपनी बात कहने को मजबूर करेगा, मीडिया को मजबूर करेगा कि वह एक पॉलिटिकल रिलीजियस इवेंट को पूरा कवर करने के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने, जब मौसम अपना रंग बदल रहा होगा, जब सियासत के लिए एक अहम पड़ाव सामने आ रहा होगा, जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व सामने आ रहा होगा, देश का मिजाज बहुत कुछ एक इम्तिहान से गुजरने वाला होगा, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत मुझे लगता है कि इस दिशा में करवट लेगी। बिहार की सियासत पर आप नजर रखिए, मन पैर में चोट लगती है तो मंदिर जाओगे कि अस्पताल जाओगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे तो रोटी मिलेगी। वहां से ले चलिए, 1 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान, मोहब्बत, प्रेम और एक न्याय समता का भारत। ये नैरेटिव निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इस तरह की सरगर्मियां तेज हैं। अंतिम रूप से यह किस दिशा में जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गठबंधन का प्रारूप क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन से दल आएंगे, कौन से बाहर होंगे, इस पर नजर हम भी बनाए रखेंगे। लेकिन अगर इस दिशा में चीजें बदली तो मेरा मानना है कि फिर सियासत बहुत कुछ बदल जाएगी। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।